हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आपको बाल विकास का गहन अध्ययन कराया जा रहा है, जो डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक शिक्षक और सीजीटेट तीनों को लेके हम लोग एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि आजकल सभी का लेवल सेम हो गया, आपको बाल विकास पढ़ना है तो तीनों को एक साथ ध्यान में रख के सेम लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सहायक शिक्षक तैयारी करें तो अलग बाल विकास पढ़ेंगे, शिक्षक का करें तो अलग, सीजीटेट का अलग, नहीं, आपको कंबाइन लेके चलना है। लेवल सेम हो चुका है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन थे, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, वो आना बंद हो चुके हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप पुराने ज़माने के जो क्वेश्चन थे कि इनका कब हुआ, क्या नाम है, तो वो वाले क्वेश्चन आप गए। अब कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, एकदम गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलेगा, शुरुआत करते हैं। अभी बीच में क्लासेस नहीं हो पा रही थी, एपिसोड बीच में ब्रेक हो चुका था। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, आगे कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड नंबर 23। ठीक है, मैं बार बार यही बोलूँगा, 1 से लेकर 22 तक अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो तत्काल देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र है, सब जगह काम आएगा। ये बाल विकास पूरा डिटेल से मैं करा रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक खोज खोज के कंटेंट बना कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट लग रहा है। ठीक है, और जो मेरा कंटेंट वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इसलिए ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स बना के ही कंटेंट तैयार हो रहा है बढ़िया शानदार तरीके से। तो चलिए, आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। आप लोग ने देख रहा है अभी हम लोग का जो चैप्टर क्या चल रहा था, तो व्यक्तिगत विभिन्नता चल रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आपने जो एपिसोड नंबर 22 देखा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में बहुबुद्धि का सिद्धांत देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आज हम लोग देख रहे हैं उसी में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे आज हम लोग देखेंगे उपलब्धि संबंधित भेद देखेंगे, और जो विशेष आवश्यकता वाले भेद हैं उसको देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, सृजनशील बच्चे, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलेगा, शुरुआत करते हैं। डेली 9 बजे क्लासेस हो रही है, तो आप आके क्लास से जुड़े। और एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, बैच से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस बैच है, शानदार तरीके क्लासेस तो पूरी निःशुल्क आपको मिलती है। उसमें जो भी थोड़ा बहुत सहयोग राशि लिया जाता है वो टाइपिंग के लिए। तो नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। आप थ्योरी कितना भी पढ़ें, जब तक उससे नए क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लेवल पे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन बना के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी तैयारी अधूरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, जब तक नए क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार एक पोस्ट आपका हो 5000 पोस्ट में, तो निश्चित रूप से आप हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करें, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं तो लास्ट में आप धोखा में रहेंगे। ठीक है, कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसी से ही क्वेश्चन दे देते हैं, और लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, तो लास्ट में जब पेपर में बैठे दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि नए क्वेश्चन रहते हैं। तो आप नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आप जहाँ से थ्योरी पढ़ें उसके बाद अब हमारा टेस्ट दिलाइए, नए क्वेश्चन का टेस्ट दिलाइए। कोई अनलिमिटेड टेस्ट है ना, बाकी लोग जैसे वाला नहीं है कि 10 20 30 टेस्ट खरीदने वाला नहीं है। आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक कंटिन्यू आपके टेस्ट हो रहे हैं। ठीक, चलेगा, शुरुआत करते हैं। तो चलिए, उपलब्धि संबंधी भेद पे वो बात करते हैं। एकदम डिटेल में मैं थ्योरी लेके आया ताकि आपको नोट्स बनाने में समझने में आसानी हो। चलिए सना, आप ध्यान से सुनिएगा। उपलब्धि संबंधित भेद, अब आपको समझना है कि उपलब्धि संबंधी भेद होता क्या है। तो देखिए, एकदम शानदार तरीके से इसमें लिखा हुआ है, पूरे डिटेल से हम लोग लेके चल रहे हैं। ध्यान से सुनते बच जाइए, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप सभी ने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, हिमा दास इत्यादि का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर आपने लोगों को यह कहते भी सुना होगा कि इन सभी लोगों ने अपने क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। यद्यपि ये उपलब्धियां इन्होंने अपनी मेहनत व अथक प्रयास से प्राप्त की, परंतु अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सफल हो जाते हैं। आप लोग देखा होगा ना, जो हीरो हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, उनके बेटे लोग फटाक से बन जाते हैं हीरो हीरोइन, एक्ट्रेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोग हैं, और कई लोग बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, और कुछ लोग अधिक मेहनत और प्रयास करने के बाद भी मनवांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो जरूरी नहीं कि सभी को एक बराबर या समान रूप से उपलब्धियां प्राप्त हो, परंतु परिश्रम और प्रयास से बहुत कुछ संभव है। यही चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि जल्दी हो जाएगा कि बाद में। आप बहुत 100% अपना दिल लगा कर परिश्रम मेहनत कीजिए तो बहुत कुछ संभव है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अभी तक कोई नौकरी वाला नहीं है। ठीक है, वो सोचते कि कहाँ लग पाएगा, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब चीज़ संभव है। आप प्रयास कीजिए, आप ही से ही शुरुआत होगा। तो जहाँ तक विद्यालय जीवन में उपलब्धियों का प्रश्न उठता है, तो आमतौर पर यह उपलब्धियाँ विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति, विद्या अर्जन से जुड़ी सफलता का सूचक होता है। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्कूल के बारे में, तो स्कूल में उपलब्धि मतलब क्या होता है भाई, अच्छा रिजल्ट आ जाए,
ठीक है, अच्छा नंबर आ जाए, अच्छा परसेंट आ जाए, विद्या अर्जन हो जाए, यही चीज़ का सूचक है कि जिसका उपलब्धि अच्छा है मतलब बच्चा होशियार है। ठीक है, इसको पूछता है क्वेश्चन, कूट वाले में डालेगा, विद्यालयों में उपलब्धियां से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति व विद्या अर्जन से जुड़ी सफलता का सूचक हो, ऐसे टाइप का देगा वो घुमा के। जब हम लोग भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कूट वाले इसको डालेंगे। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की कोशिश होती है कि वह अपने विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव और शिक्षा प्रदान करें, ताकि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। परंतु देखा गया है कि समान रूप से अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात भी प्रत्येक विद्यार्थी उपलब्धि को संबंध में अन्य विद्यार्थियों से भिन्न पाया जाता है। आप जानते हैं, देखिए शिक्षक तो मेहनत पूरे क्लास के लिए करता है ना, सभी को समान लेके चलता है, उतना ही एफर्ट लगाता है सभी बच्चों के लिए। लेकिन कोई बच्चा अच्छा होशियार रहता है, कोई बच्चा कम नंबर पाता है, तो अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। वही चीज़ें आपको इसमें समझा रहे हैं। यह भिन्नता उक्त विद्यार्थियों की मेहनत, लगन, बुद्धिलब्धि व प्रयास के कारण ही उसे प्राप्त होती है। यहाँ यह कहना जरूरी होगा कि भले ही विद्यालय का शिक्षक अपनी कक्षा के समस्त छात्रों को एक ही तरीके से पठन पाठन का कार्य कराता हो, पर सभी को एक से ही अधिक अनुभव प्रदान करता हो, परंतु प्रत्येक विद्यार्थी उपलब्धि के संबंध में भिन्नता लिए हुए होता है। आपने यह भी देखा होगा कि एक ही विद्यालय अथवा कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने साथियों से कई तरह की विद्या में भिन्न होते हैं। अब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कोई बच्चा ज़्यादा नंबर ला रहा है, फर्स्ट आ रहा है, कोई लास्ट आ रहा है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, वही सारी चीज़ों को आपको समझना है। कुछ खेलकूद में ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो कोई पढ़ाई में, तो कोई गीत संगीत में पारंगत होता है, कोई नृत्य में पारंगत होता है, तो कोई वाद्य यंत्र बजाने में। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही विद्यार्थी उपलब्धि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो, परंतु एक शिक्षक होने के नाते उनकी उपलब्धि से प्रभावित ना होते हुए हमें समस्त विद्यार्थियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ पे ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान दीजिए। हमारे शिक्षक क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बाकी ऐसा होना नहीं है आपको, इसीलिए बाल विकास आप पढ़ रहे हैं ताकि आप विद्यालय में जाए, ऐसा सिचुएशन आए तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। ठीक है, यही सारे उद्देश्य के लिए ही छत्तीसगढ़ जो DPI हैं उनसे कंसल्ट करके ये सारे जो सिलेबस उसको रखा गया है व्यापम में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कक्षा में कोई बच्चा होशियार है तो आप क्या करते हो, उससे आकर प्रभावित हो जाते हो, उसको ज़्यादा अच्छा ट्रीट देने लगते हो, उसको अच्छा समझने लगते हो, तो ये गलत चीज़ें हैं। आपको किसी की उपलब्धि से प्रभावित ना होना है। ठीक है, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करना चाहिए। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। उपलब्धि संबंधी भेद होता है तो आपको उसको समझना है। विद्यालय में ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको कैसे हैंडल करना है, इसी के बारे में बताया गया, आप समझ गए होंगे। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अब आप देखिए कि उसमें कोई भी फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे कूट वाले बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, नो टेंशन, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो कई राउंड चलेगा बाल विकास, अभी हम लोग के में कई बार सिलेबस कंप्लीट होगा, पेपर से पहले कई राउंड करने का हम लोग का टारगेट है और नए नए क्वेश्चनों के साथ करने का टारगेट है। ठीक है, चलेगा। अब दूसरा हम लोग आज समझते हैं विशिष्ट आवश्यकता संबंधित भेद। इसी में आता है जो प्रतिभाशाली, मन बुद्धि, वो सब इसी में आते हैं ना। चलिए, तो ध्यान से पढ़ेंगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप बस थ्योरी पढ़ते जाइए, नोट कर लीजिए, पूरा डिटेल में बना लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 50-100 पेज में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाल विकास। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ों को मैं करा रहा हूँ। चलिए, विशिष्ट आवश्यकता संबंधित भेद। आज हम सभी विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक सारे टीचर कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाएं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी एकत्रित करें। ठीक है, एक सेकंड। तो ये जरूरी हो जाता है कि हमें जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे उसके बारे में जानना है। ठीक है, क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर भी विद्यार्थियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। वैसे तो विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का एक विस्तृत वर्गीकरण, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं बोले, परंतु हम बहुत विस्तृत चर्चा न करते हुए आज विद्यार्थियों के मुख्य प्रकारों की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। इनमें से कुछ एक प्रकार के विद्यार्थियों में एक समावेशी कक्षा में आपका सामना हो सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए बहुत सारे हम लोग ने पढ़े हुए हैं, अभी पिछले क्लास आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे अंतर हम लोग ने व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत पढ़े हैं उसमें।
तो कोई हड्डी वाले रहते हैं, कोई नेत्र दृष्टि दोष रहता है, ऐसे बहुत सारे आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रकार जो आपको कक्षा में देखने को मिलेगा। सामान्य विद्यालय में जाएंगे, सामान्य कक्षा में जाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, उसी को बोला जाता है समावेशी कक्षा। तो इसका सामना हो सकता है, तो हम उन उन प्रकारों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप जिस विद्यालय में जाओ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, लेकिन सामान्य बच्चों में भी इसमें कुछ कुछ बच्चे आपको इस लेवल में मिलेंगे जिनको आपको समझना होगा, इसीलिए हम समावेशी से कक्षा को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना है, उन प्रकारों का भी हम लोग पढ़ेंगे। विशिष्टता का मतलब है विशेष आवश्यकता। तो ऐसे कई विद्यार्थियों में कई प्रकार की विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। अब देखिए क्या क्या आते हैं, कौन कौन, जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पिछड़े विद्यार्थी, सृजनशील विद्यार्थी, ठीक है, अधिगम अक्षम विद्यार्थी, या फिर कहें कि जो बच्चे सामान्य बच्चे से भिन्न अपनी विशेषताएं प्रकट करते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। तो ये आप इतना परिभाषा आप याद करके रखिएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे किसको बोलते हैं, अभी आगे हम लोग एक एक का अर्थ समझेंगे, क्यों इसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रखा गया है। पिछड़े बच्चे, सृजनशील मतलब जो वैज्ञानिकता सोच वाला है, जो कुछ भी देख के नया नया बनाने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं सृजनशील विद्यार्थी। तो इनको भी विशेष आवश्यकता में रखा गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबका अर्थ आपको पता होना चाहिए, अगर अर्थ आपको पता है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बोल लग रहा होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बहुत शानदार तरीके से। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट करके रखिए। 75 83 86 44 61 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जुड़ ही जाइए। ठीक है, डीएड बीएड किए, लाखों रुपए खर्चा किए, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग खर्चा को नहीं देखना, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि आपका क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से, देखिए क्या क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शारीरिक बोले, मानसिक बोले, सामाजिक बोले और संवेगात्मक, आगे पढ़ेंगे संवेगात्मक विभिन्नता के बारे में, से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। इन बालकों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है जिससे वे अपने विकास की उच्चतम क्षमता तक पहुंच सके। कौन बोला है, क्रो एंड क्रो, नोट कर लीजिएगा। आया हुआ, मैं केवल मैं बार बताया आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही करवा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ये बाल विकास बहुत बड़ा है, आप महीनों महीनों भर क्लास 50 कम से कम 150-200 क्लास हो जाएगा अगर मैं करवाऊंगा इसको तो। लेकिन हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे, छत्तीसगढ़ सीजी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको हर चैप्टर में जितने भी परिभाषा आ रहे हैं उसको करवा रहा हूँ। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। इन बालकों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है जिससे वे अपने विकास की उच्चतम क्षमता तक पहुंच सके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता के आधार पर भिन्नता को समझने के लिए हम कुछ एक विशिष्ट विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं। तो चलिएगा अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, प्रकार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि केवल एकमात्र छत्तीसगढ़ में ये चैनल है जो पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बाकी चैनलों जैसा बात नहीं है कि 2-4 क्लास करा दिए बाकी पेड कोर्स खरीदिए, कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, कोई पेड कोर्स नहीं खरीदना है, सारे निःशुल्क आपको चैनल पे हो रहा है। बस सब्सक्राइब करके रखिए। प्रैक्टिस के लिए आपको जो थोड़ा बहुत जो टाइपिंग का शुल्क लिया जा रहा है, टाइपिंग के लिए लगता है, वो आप भी समझ रहे हैं, उसको दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट दीजिए, हमको रिजल्ट चाहिए आपका। ठीक है, शानदार इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। चलेगा, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के क्या क्या प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए, छत्तीसगढ़ सीजी टेट के लिए, उसी को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी, फिर देखेंगे मंदबुद्धि विद्यार्थी, फिर देखेंगे शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी, फिर हम लोग अगला देखेंगे सृजनशील विद्यार्थी, फिर हम लोग समझेंगे पिछड़े विद्यार्थी, फिर छठवां देखेंगे अधिगम अक्षम विद्यार्थी, फिर लास्ट में 7वां देखेंगे समस्यात्मक विद्यार्थी। तो ये 7 प्रकार के हैं जो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए। मैं यही चीज़ बोलता हूँ, क्वेश्चन अभी मत भागे, अर्थ समझिए, एकदम शानदार तरीके से थ्योरी कर लीजिए। नेक्स्ट राउंड में बाल विकास आपका चलेगा तो शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स के बिना आपकी तैयारी अधूरी ना। चलिए चलेगा, तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा ना।
प्रतिभाशाली शायद तक छूट गया, उसको देखेंगे बाद में। चलिए सबसे पहले देखते हैं मंदबुद्धि विद्यार्थी। हालांकि पहले हमको समझना था प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में, लेकिन देखते हैं मंदबुद्धि विद्यार्थी को स्टार्ट कर लेते हैं। शायद तो वो पेज छूट गया है, मैं उसका कवर किया हुआ था, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे, नहीं छूट गया होगा तो। चलिए सबसे पहले देखते हैं मंदबुद्धि विद्यार्थी किसे कहते हैं। जितना इसका अर्थ है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे अर्थ से ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है परिभाषक। मैं बोला ही था कि जितने भी टॉपिक होंगे सारे में जितने भी परिभाषाएं मैं उसी टॉपिक में डाल दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक साथ अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाता है, कितना याद करें, 100 परिभाषाएं 150 परिभाषा हो जाता है। तो आप टॉपिक के साथ पढ़िए, उसी के साथ रिलेट करके याद कीजिए ताकि वो याद हो। देखिए हालिंगवर्थ इन्होंने क्या बोला है मंदबुद्धि विद्यार्थी को। हालिंगवर्थ के अनुसार वह व्यक्ति मंदबुद्धि कहा जाता है जिसकी मौलिक बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम होती है। यहाँ पे बात किया, बुद्धि लब्धि की बात किया है, याद रखेंगे 70 से कम बोल रहे हैं तो आपका हालिंगवर्थ जिन्हें इन्होंने बोला कि अगर जिनकी मौलिक बुद्धि लब्धि 70 या उससे कम हो तथा जो बौद्धिक दृष्टि से निम्न बुद्धि वाले व्यक्ति के अंतर्गत आता हो, उसको हम लोग मंदबुद्धि विद्यार्थी कहते हैं। मंदबुद्धि विद्यार्थी वे होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होते हैं तथा इनकी मानसिक क्षमता औसत से कम होती है, परंतु मनोविज्ञान की भाषा में अगर हम लोग देखें तो मंदबुद्धि बालक से अभिप्राय न सिर्फ निम्न मानसिक स्तर वाले बालकों से होता है बल्कि निम्न समायोजनशीलता से भी होता है। तो ये याद रखिएगा। हम लोग अगर देखें, एक बुद्धि लब्धि देख ले 70 या 70 से कम, दूसरा हम लोग देखें जिनका बौद्धिक स्तर कम होता है, ठीक है, उनको मानसिक। लेकिन इसके अलावा अगर मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो ये परिभाषा आपको याद रखने का होगा कि मानसिक स्तर वाले के अलावा जो निम्न समायोजनशीलता वाला हो, मतलब दूसरों के साथ जो समायोजित नहीं हो पाता, आप किसी क्लास में बैठा लिए 4 बच्चे, उनके साथ उनका मेल मिलाप अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, कक्षा को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, टीचरों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, तो वो भी मंदबुद्धि बालक के श्रेणी में आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। समायोजन, ये टर्म्स याद रखिएगा, की पॉइंट है निम्न समायोजनशीलता। तो मंदबुद्धि बालकों की निम्न विशेषताएं हैं, ये देता है आपको। क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से, ध्यान रखें, मैं सारे क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा, ध्यान से आप पूरा क्लास देखेंगे तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनता है मंदबुद्धि बालकों में निम्न विशेषताएं होती है। अब 4-5 पॉइंट दे रहेंगे, उसको आपको चुनना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके फिर नीचे ऑप्शन दिया रहता है। तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा निम्न समायोजनशीलता, ये उसकी विशेषता याद रखेंगे। मंदबुद्धि बालकों में निम्न समायोजनशीलता पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनकी निम्न बुद्धि होती है तथा वे वातावरण से समायोजन करने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वह ऐसे बालक कई बार अपना जीवन स्वयं निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे विद्यार्थियों के भी अनेक प्रकार होते हैं जो उनकी मानसिक मंदता और बुद्धि लब्धि के आधार पर दिए गए। अब देखिए मंदबुद्धि बोल दिए तो मंदबुद्धि मतलब जिसका दिमाग कम है, बौद्धिक स्तर दिमाग कम है, जो समायोजन नहीं कर पाता। अब इसके भी प्रकार हैं भैया, अलग अलग लेवल वाले हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बुद्धि लब्धि के आधार पर मंदबुद्धि बालक या विद्यार्थियों को कई प्रकार में बांटा गया। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको एकदम मोस्ट हाईलाइट करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए याद क्या करना है आपको, 0 से 25 हम लोग IQ की बात करें, बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है। बुद्धि लब्धि 0 से अगर 25 है, कैसे निकालते हैं बुद्धि लब्धि, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 0 से अगर 25 आ रहा है तो इतने वालों क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि, एकदम जड़ है, एकदम जमीन में है। तो 0 से 25 जड़ बुद्धि, फिर 25 से 50 तक मूढ़ बुद्धि, ठीक है। फिर 50 से 70 वाले को मूर्ख और 70 से 80 वालों को सीमांत या बुद्धिहीन कहलाते हैं। तो याद रखेंगे 80 तक क्या है, 0 से 25 जड़ बुद्धि, 25 से 50 मूढ़ बुद्धि, 50 से 70 मूर्ख और 70 से 80 सीमांत या बुद्धिहीन कहलाते हैं। इन श्रेणियों के सभी विद्यार्थियों को एक सामान्य मुख्य धारा कक्षा में आमतौर पर नहीं सम्मिलित किया जाता। सामान्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को कक्षा में सम्मिलित किया जाता है जो कि एक समावेशी वातावरण में लाभान्वित हो सके। अब आप 0 से 25 वाले ले जाएंगे जड़ बुद्धि वाला, तो पागल है, पागल मान के चल सकते हैं उसको, कोई दिमाग ही नहीं, वो क्या कर देगा, कब किसको मार देगा, काट देगा, कोई भरोसा नहीं। तो आप इसको सामान्य कक्षा में, समावेशी कक्षा में नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो वैसे बच्चों को ही आप इसमें से चुनेंगे जो थोड़ा सामंजस्य स्थापित कर सके, कक्षा में शांति से बैठ सके, आपकी बातों को सुनने की कोशिश करे, ठीक है।
अतः ऐसे विद्यार्थियों के बारे में एक शिक्षक को पूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप कैटेगराइज करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे, बीआरसी लेवल पे भेजेंगे, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे, आप भी ट्रेनिंग लेके आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। मन बुद्धि बालक, मैं जितना बताया बस इतना ही आपको मन बुद्धि में याद रखना है, इससे बाहर मन बुद्धि का क्वेश्चन नहीं बनता है। सारी चीज़ें कोशिश किया हूँ। परिभाषा आपको याद करवा दिया, एक परिभाषा नाम के साथ पूछता है, मैं बार बोल रहा हूँ, निम्न या तो परिभाषा देगा, बोलेगा कौन सा किसका है, या फिर नाम दे देगा इसके अनुसार परिभाषा कौन सा, 4 परिभाषा दे देगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी अब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये मन बुद्धि के प्रकार भी हम लोगों ने देख लिया, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 70 और 70 से 80। ठीक है, चलिएगा अब अगला देखते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग, एक छूटा है ना, प्रतिभाशाली बालक, उसको पढ़ेंगे ना। ठीक है, अभी इसमें पता नहीं स्किप हो गया। चलिएगा, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। अब विकलांग बालक क्या होता है शारीरिक रूप से, तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ लिए, एक बार सुन लीजिए कहानी की तरह। ऐसे विद्यार्थी जिनमें शारीरिक दोष होता है, जो उसे किसी भी रूप में साधारण कार्यों में भाग लेने से रोकता है। तो कोई भी ऐसा दोष, शारीरिक दोष जो साधारण कार्यों में अगर आपको भाग लेने से रोक रहा है, तो बच्चा विकलांग बालक की श्रेणी में आता है, या सीमित रखता है, थोड़ा बहुत काम कर पा रहे तो भी वो आएगा विकलांग बालक की श्रेणी में। शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी कहते हैं उसको, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यह ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो किसी दुर्घटना के फलस्वरूप अपंग हो जाते हैं। तो कोई ये बच्चा अगर किसी दुर्घटना के फलस्वरूप अपंग हो जाते हैं तो वो सारे इसमें आते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो याद रखेंगे, अगर किसी का दुर्घटना हो गया, पैर टूट गया, पैर कट गया, काम करना बंद कर दिया, तो भी आप विकलांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। वो भी आपका रहता है ना, विकलांग विद्यार्थी के अंतर्गत उनको भी सम्मिलित किया जाता है, जो बाद में दुर्घटना के फलस्वरूप अपंग हो जाते हैं। ठीक है, जिला चिकित्सालय में यह प्रमाण पत्र बनता है। या जन्मजात अपंग, तो देखिए चाहे वो दुर्घटना में हुआ हो, जन्मजात हुआ हो, दृष्टिहीन हो, ठीक है, जिसके कारण इन्हें सामाजिक कामकाज और समायोजन करने में कठिनाई होती है, ऐसे विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग कहते हैं। अगर किसी भी शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है, तो शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों की समस्त अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य का निष्पादन करना चाहिए, तभी जाके आप उसको मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे, उस विद्यार्थी का जो स्कूल में आने का उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो जब तक शिक्षक है उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं होगा, उसके दिमाग में पिक्चर जैसे बैठा नहीं रहेगा, वो क्लास में जाएगा तो कहाँ से कैटेगराइज कर पाएगा, उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएगा। इसीलिए आपको टेट पेपर उत्तीर्ण किया जाता है। ठीक है, ताकि आप ये सारी चीज़ों को पढ़ के पेपर को उत्तीर्ण करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा पुराने शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य हो गया। ठीक है, कि आप भी ये सारी चीज़ों को पढ़ो। देखिए, शासन का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको पेपर में पास करवाना, वो ये चाह रहे हैं कि जो पुराने टीचर भी हैं वो भी बाल विकास पढ़े, वो भी जाने कि बच्चों को कैसे विद्या विकास करना है, कहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, हम केवल नियम को देखते हैं कि हाई कोर्ट बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि टेट पास करना है, 2 साल में नौकरी बचाने, वो उसका उद्देश्य नहीं। वो जानते हैं कि कैपेबल हैं, योग्य रखते हैं, बहुत ज्ञान उनके पास, लेकिन वो चाहते हैं वो बाल विकास पढ़े। ठीक है, टेट की थोड़ा सा तैयारी करें, ताकि नए जो अभी अपडेटेड हैं उन चीज़ों से वो अपडेट हो जाए, और एक बार फिर से वो टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करें, और क्या करें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के वो अपना शिक्षण कार्य करें। ऐसे बहुत सारे पीछे कारण रहते हैं। देखिए, अभी हम लोग ने जितना ये पढ़ा शारीरिक रूप से विकलांग वाले, ये किसने दिया, तो क्रो एंड क्रो ने, नाम याद रखेंगे, क्रो एंड क्रो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लास्ट देखते हैं सृजनशील विद्यार्थी। हम लोग ने देखा मन बुद्धि विद्यार्थी, शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी। अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट देख रहे हैं सृजनशील विद्यार्थी। देखिए, सृजनशील विद्यार्थी भी विशेष आवश्यकता में आता है। आप लोग, कई लोग को मैं हर क्लास में बताया, विशेष आवश्यकता वाले बालक मतलब निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव को भी उसमें लिया जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा होशियार है उसको भी जरूरत पड़ता है कुछ विशेष आवश्यकताओं की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सृजनशील विद्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं। जो नए होंगे 1 से 22 तक क्लास जरूर देखिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस बेस से जरूर जुड़िए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नए करेंगे, नए क्वेश्चन होगा तो आपकी तैयारी अधूरी, फिर आपको लास्ट में पछताना पड़ेगा। तो मत पछताइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुरंत बेस से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सृजनशील विद्यार्थी क्या होते हैं समझते हैं। सृजनशील का तात्पर्य है सृजन करने, सृजन मतलब कुछ नया बनाना। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी चीज का सृजन करे, सृजनशील विद्यार्थी कहलाता है। ऐसे विद्यार्थी नवीन विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तथा तत्काल प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हुए
उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे, अगर आपका चयन होगा, आप शिक्षक बनते हैं, और जरूर बनेंगे अगर आप मेहनत करें, तो आप विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ कबाड़ से जुगाड़ करवाया जाता है। आप लोग सुने भी होंगे, कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता होती है विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो बच्चों को बार बार सृजनशील बनाने के लिए ही ये सब किया जाता है। टाइम पास नहीं है कि जबरदस्ती कबाड़ को उठा लो कुछ भी बना रहे हो। बच्चों में ये सृजनशीलता का जो क्षमता है वो विकसित करने के लिए बहुत ऊंचे लेवल पे सोच के ये सारी चीज़ें आपके विद्यालय तक पहुंचाई जाती है कि कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता होगा तो बच्चों को उसमें घुसाइए। ठीक है, शिक्षक क्या करते, कई लोग शिक्षक बनाने लगते हैं। शिक्षक आपको अपना सृजनशीलता नहीं दिखाना, बच्चे को दिखाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बच्चों से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है कि सृजनात्मकता के लिए विद्यार्थियों में औसत बुद्धि होना आवश्यक है। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य विद्यार्थियों से अलग होता है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता सृजनशीलता की पहचान होती है। ठीक है, परिहास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उत्सुकता भी सृजनात्मकता की एक आवश्यक तत्व है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सृजनात्मकता के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखेंगे, हंसी मजाक भी जरूरी है, ये भी आपका है। उसमें उत्सुकता भी है। ठीक है, जिज्ञासा, उत्सुकता, हंसी मजाक, हास परिहास, ये सारी चीज़ें इसके आवश्यक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अगर आपकी कक्षा में कोई सृजनशील विद्यार्थी है तो उसकी अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा ताकि आप विद्यालय में जाएं तो इसका उपयोग कर पाएँ। इसीलिए टेट के सिलेबस में और आपके शिक्षक भर्ती में इसको रखा गया है। मैं सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ाता हूँ ना, ध्यान रखेंगे। चलेगा, लास्ट देख लेते हैं, संवेग संबंधित भेद। ठीक है, संवेग भी होता है भैया, बच्चे में अलग संवेग होता है। कोई प्रेम की संवेग से विद्यालय आता है, कोई गुस्से से आता है, कोई रोते हुए आता है, बहुत सारे संवेग लेके आते हैं अलग अलग विद्यार्थियों में। चलिए समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी या आपका कोई मित्र ही मान लीजिए बात बात पर हंस देने वाला है, बार बार हंस देता है। तो वहीं कोई विद्यार्थी बात बात पर आंसू निकाल देता है, रोने लग जाता है। आप कुछ भी बोल दोगे तो पर आंसू बहने लगता है। किसी को हर छोटी बात का बुरा लग जाता है तो किसी को बड़ी बड़ी बात का भी कोई असर नहीं होता। हम अपनी कक्षा में देखते हैं कि हमारे कई विद्यार्थी हमारे द्वारा कही गए छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल से लगा लेते हैं। एक शिक्षक के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संवेग संबंधित विविधताओं को जाने, समझे व उसके अनुसार आचरण करें, ताकि हमारा जो विद्यार्थी कक्षा में उपलब्ध कराए जा रहे समस्त अधिगम अनुभवों को आत्मसात करने में सफल हो। हम उन्हें संवेगों को एक संतुलित तरीके से उपयोग करने में सहायता प्रदान करें, उन्हें समझाएं कि अपने संवेगों का कहाँ पे प्रयोग करना है, किस किस लेवल पे कितना कितना संवेग प्रयोग करना है। हमको ध्यान में रख के उन्हें जो बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी जो शिक्षा है वो सफल हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भेद आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें। मेरा थोड़ा थोड़ा क्लास कराने का मतलब वही रहता है कि आप नोट्स बना लें ताकि शानदार रिजल्ट आपको लास्ट में मिले। आप लास्ट में क्या करते हैं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भटकते हैं कि सर नोट्स मिलेगा क्या, नोट्स मिल जाए। अब आपको कोई नोट्स दे देगा, मैं चाहता तो ये सारे नोट्स को मैं पैड PDF में बेचता, पैसा कमाता, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरे को रिजल्ट चाहिए। अभी मैं केवल रिजल्ट के लिए काम कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मेरे को रिजल्ट मिलता है उतनी ज़्यादा खुशी हमारी पूरे टीम को होती है। ठीक है, तो निःशुल्क आपको पूरे क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस को कैसे दें, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइपिंग खर्च तो थोड़ा सा लग रहा है हम लोग को भी, इसीलिए नाममात्र फीस ले रहे हैं। तत्काल मैसेज कीजिए, आज ही जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए दबा के नए क्वेश्चनों के साथ और शानदार रिजल्ट दीजिए। 75 83 86 44 61 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तत्काल मैसेज कीजिए, जुड़ जाइए, नाममात्र की फीस दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए नए नए क्वेश्चनों को। जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसको 24 घंटा समय मिलता है, आप एक बार रिवीजन कीजिए, दीजिए। और ये मत सोचिएगा कि अभी तो मेरा तैयारी नहीं हुआ है, जब मैं पूरा पढ़ लूँगा फिर प्रैक्टिस करूँगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा। आपको साथ में जो टारगेट मिला है तुरंत थ्योरी कीजिए, जो भी बुक है उससे पढ़िए, 2-4 पेज रहता है, टेस्ट दीजिए, बस आगे बढ़िए। बस ऐसे करते जाइए, रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए दबा के इसको, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतने ज़्यादा हमारी टीम को मोटिवेट होता है और अच्छा क्लास और कंटेंट बनाने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, तो सबके स्टेटस में आज दिखना चाहिए सारे क्लासेस। जितने लोग भी आज क्लास देखेंगे लास्ट में स्टेटस में डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा सबके स्टेटस। हमारे जो व्हाट्सअप है उसमें शो होता है, तो मैं मान के चलूँगा आपने पूरी क्लास देखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।